जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 2222 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपके बीच में पुनः एक बार हाजिर हूँ। हिंदी की जो समास की क्लास चल रही थी पार्ट 2 को लेकर, तो आज हम जो समास के बाकी के बचे 4 समास हैं उनको हम लोग देखेंगे। मैंने अगले वीडियो में 2 समास पढ़ाया था आपको, अव्ययभाव और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उसको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया था, और अव्ययभाव को भी। बाकी के जो बचे हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए आइए, आज का जो तीसरा समास है वह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, द्वंद्व का मतलब झगड़ा। जैसे आप देखते होंगे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी द्वंद्व का मतलब झगड़ा होता है या विपरीतार्थक भी होता है। तो इस समास में देखिए क्या होता है। इस समास के जो दोनों पद हैं वो दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। साथ ही साथ जब इस समास का विग्रह किया जाता है तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जब इस समास का विग्रह किया जाता है तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, देखिए इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं ये देख लीजिए। इस समास में समस्त पद प्रधान होते हैं, साथ ही साथ इसके विग्रह करने पर और एवं का प्रयोग किया जाता है, वह उसे ही इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। तो आप इतरेतर द्वंद्व को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जिस समास का विग्रह करने पर बीच में यदि और अथवा एवं का प्रयोग किया जाता है उसी को हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। तो इसमें और अथवा एवं का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है माता पिता। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों के बीच में, माता पिता। लेकिन जैसे ही आप इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह करने पर अर्थ इसका जो आएगा वो माता और पिता, यानी और शब्द का प्रयोग इसमें हो रहा है। तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये इतरेतर द्वंद्व है। और द्वंद्व समास को पहचानने की मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे द्वंद्वी होते हैं, लेकिन एक ट्रिक जरूर होती है कि जिस 2 पदों के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हो, जिस 2 पदों के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे भी द्वंद्व समास होते हैं, लेकिन पूरे 100% नहीं। इसमें आपको देखना होगा ये 3 प्रकार के होते हैं, और जो तीनों प्रकार मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ, यदि ये चीज़ पाई जाती है तो आपको निश्चित है कि द्वंद्व समास में होंगे। बाकी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूध, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया दूध रोटी। जो इसका भी आप समासिक विग्रह करेंगे तो इसका भी जो अर्थ आएगा वो दूध और रोटी आएगा। तो आप इससे भी देखेंगे यहाँ भी द्वंद्व समास आपका होगा, लेकिन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व यहाँ पे होगा। आपको अगला हम बताते हैं। अगला जो आपका है वो वैकल्पिक द्वंद्व है। एक इतरेतर द्वंद्व की खास बात यह है कि देखिए इसमें जो सारे संख्याएं हैं वो भी इतरेतर द्वंद्व में आते हैं, लेकिन 0 से लेके 9 तक की संख्याएं इतरेतर द्वंद्व में नहीं आती, न वो द्वंद्व समास में आती हैं। लेकिन जैसे मैं लिख दूँ 12, तो 12 का जब अगर हम
समासिक विग्रह करेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 और 2। तो देखिए 10 और 2 ये बीच में आपका आ रहा है, और तो इसका भी अर्थ इतरेतर द्वंद्व में ही जाएगा। तो आपका 12 भी होगा, वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर 0 से 9 तक की संख्या आती हैं तो आपका वो द्वंद्व समास या इतरेतर द्वंद्व नहीं होगा। और दूसरी चीज़, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 या 9 हो, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 या 9 हो तो वो भी कभी आपका इतरेतर द्वंद्व नहीं होता। जैसे उसका भी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए 19 है, तो इसके इकाई अंक पे आपको देख रहे हैं 9 है, तो इसका भी प्रयोग कभी इतरेतर द्वंद्व में नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया संख्या 20, इसके इकाई अंक पे 0 है, ये भी संख्याएं कभी आपके इतरेतर द्वंद्व में नहीं आएंगी। तो चलिए आप इस द्वंद्व समास के पहले जो पार्ट हैं इतरेतर द्वंद्व उसको समझ गए होंगे। दूसरा हम देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व यानी विकल्पों में से किसी एक का चयन। देखिए जहाँ किसी विकल्प में से एक का चयन हो वहाँ पे आपको वैकल्पिक द्वंद्व कहलाता है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हमने लिख दिया धर्मा धर्म। इसका जब आप विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह करने पे इसका जो अर्थ आएगा वो धर्म या अधर्म। तो देखिए वैकल्पिक द्वंद्व की एक पहचान है, यानी विकल्पों में से किसी एक को ही आपको चुनना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया धर्माधर्म, तो इसमें या तो आप धर्म को या अधर्म को, दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं। इसीलिए इसके बीच में जो प्रयोग होता है चिन्ह का वो या होता है। अगर जहाँ भी अगर समासिक विग्रह करने पे या आ रहा है और दोनों पदों के बीच में आपका योजक चिन्ह हो, दूसरा चीज़ आपका किसी विकल्प में से एक का चयन करना हो, वहाँ पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व होगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूँ, राग या राग विराग। जैसे मैंने लिखा है एक एग्जांपल राग विराग, तो इसको भी जब आप समासिक विग्रह करेंगे तो इसका जो विग्रह करने पर अर्थ आएगा वो आएगा राग या विराग। यानी आप दोनों में से किसी एक विकल्प का ही चयन कर सकते हैं, या तो राग का या तो विराग का। तो आपने वैकल्पिक द्वंद्व को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए आगे अब चलते हैं समाहार द्वंद्व की तरफ। समाहार में क्या होता है, जो प्रथम पद है आपको दूसरे पद जैसे एकदम मिलता जुलता दिखाई दे, और प्लस दोनों का आपस में मिलकर किसी समूह का बोध कराते हों। प्रथम पद दूसरे पद से बिल्कुल मिलता जुलता रहे और दोनों मिलकर किसी समूह का बोध कराते हों, वहाँ पे आपका समाहार द्वंद्व होता है।
जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा कपड़ा लत्ता, तो आप ये देखेंगे कपड़ा का भी प्रयोग हम करते हैं और उसी किसी ख़राब कपड़े को हम लत्ते भी कर देते हैं। तो लत्ता का मतलब एक पूरा कपड़े का, ख़राब कपड़े का समूह होता है। तो आपको मैंने यही बताया कि दो पद होंगे, लेकिन जो दूसरा पद होगा या पहला पद होगा दूसरे से एकदम बिल्कुल नज़दीक होगा और दोनों आपस में मिलकर किसी एक समूह का बोध कराएंगे। जैसे इसमें कपड़ा जो है वो लत्ता का समूह का बोध करा रहा है। कपड़े अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। आप दूसरा देख लीजिए। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया जीव व जंतु। जीव जंतु यानी कुछ जीव और जंतु ऐसे हैं जो दोनों आपस में मिलके एक समूह का बोध करा रहे हैं। पूरे जीव जगत का, पूरे जंतु जगत का, दोनों किसी न किसी एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसको समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो आपको आज द्वंद्व समास बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि किसी प्रकार का डाउट हो या न समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला समास आपको देखते हैं। चौथा समास हमारा होगा बहुव्रीहि। देखिए चौथा समास हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इस समास की पहचान है कि इसके दोनों के दोनों पद अप्रधान होते हैं। साथ ही साथ समास विग्रह करने पे किसी अन्य की तरफ इशारा करते हैं, किसी अन्य का अर्थ देते हैं, उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है लंबोदर। लंबोदर का जैसे ही आप समासिक विग्रह करेंगे तो इसका समासिक विग्रह है लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब पेट, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात वो सीधे आपका भगवान श्री गणेश को दर्शाता है, यानी तीसरे का अर्थ दे रहा है। तो इसी को हम बहुव्रीहि समास में रखते हैं। बहुव्रीहि का मतलब होता है जो तीसरा पद प्रधान हो, यानी प्रथम और दूसरा पद दोनों के दोनों अप्रधान होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। तो आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया राम प्रिया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा राम प्रिया। इसका जो अर्थ है वो होगा राम की प्रिया है जो, अर्थात सीता। मैंने एक एग्जाम्पल दिया राम प्रिया, अर्थात राम की प्रिया है जो। तो राम की प्रिय आपको भी पता है कि राम की सबसे प्रिय कौन थी, यानी माता सीता की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि राम प्रिया जो है वो सीता को कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका होगा मुरलीधर। मैंने एक शब्द लिखा मुरलीधर, यानी मुरली का अर्थ होता है बांसुरी और धर का मतलब धारण करने वाला, यानी बांसुरी को लेने वाला। मैंने जैसे ही शब्द लिखा मुरलीधर, मुरली का अर्थ होता है बांसुरी
धर का मतलब धारण करने वाला है, यानी बांसुरी को धारण करने वाला या बांसुरी को जो धारण किया है, अर्थात वो किसके तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। दूसरा चीज़, आपको जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची जो होते हैं या नदियों के पर्यायवाची जो होते हैं उनका जहाँ प्रयोग होता है, जैसे कमल का पर्यायवाची आप देख लीजिए या किसी चीज़ का, भगवान शंकर का पर्यायवाची देख लीजिए, सारे के सारे जो प्रयोग होते हैं वो बहुब्रीहि समास में प्रयोग होते हैं और इसी के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे बहुब्रीहि समास के। तो आपको अब बहुब्रीहि तो समझ में आ ही गया होगा। पांचवा समास हम लेके चलते हैं। देखिए, पांचवा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? इसमें जो होता है वो आपका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, पहला चीज़, समास में दो पद होते हैं, एक उत्तर, एक प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद, यानी प्रथम पद को ही पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। और साथ ही साथ इसमें विशेषण विशेष्य की भी समानताएं देखी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, नील कमल, अर्थात ये देखिए, ये आपका पूर्व पद हुआ, ये आपका उत्तर पद है। इसमें जो प्रधान होता है वो उत्तर पद होता है, अर्थात जो कमल है वो प्रधान है। तो प्रधान की ही जो विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, विशेषण और विशेष्य की भाव मतलब दिखाई दे रही है। विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, या आपको मैं जब विशेषण विशेष्य की क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें बखूबी आपको चर्चा होंगी। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा हिंट कर देना चाहता हूँ। जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेष्य की विशेषता बताए, जो विशेष्य की विशेषता बतलाए उसी को विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है, कौन? नीला, अर्थात कमल कैसा है तो नीला है। और दूसरा एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, महाराजा। देखिए, जो इसमें पूर्व पद है वो विशेषण है और जो राजा है तो इसमें भी विशेषण विशेष्य की आपको समानताएं देखी जा रही हैं। जैसे राजा कैसा है, वो महान है। आपको तमाम एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। जैसे महादेवी, आपने सुना होगा महादेवी, देवी कैसी हैं? महान है। तो इस कर्मधारय की यही पहचान होती है कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान और साथ ही साथ इसमें विशेषण विशेष की समानताएं देखने को मिलती है। आइए अगले समास की तरफ चलते हैं। अगला जो समास है वो हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है? द्विगु समास की यानी पूर्व पद इसमें संख्यावाची और दूसरा पद आपका कोई संज्ञा होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है, उसी को द्विगु समास कहते हैं। जैसे
इसके उदाहरण देखिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा, अष्ट धातु, यानी जो अष्ट है ये पूर्व पद है, धातु जो है वो उत्तर पद है। तो अष्ट का मतलब, अष्ट का अर्थ 8 होता है और धातु का मतलब कोई पदार्थ। तो ये क्या है, ये आपका एक संज्ञा है। धातु एक संज्ञा है और 8 क्या है, ये संख्यावाची है। तो इसकी यही पहचान होती है द्विगु समास की, कि द्विगु समास में पूर्व पद आपको संख्यावाची, वो उत्तर पद आपका संज्ञा होता है। जैसे अन्य उदाहरण भी देख ले। जैसे मैंने एक शब्द लिखा त्रिकोणा। त्रिकोणा में जब आप देखेंगे तो त्रि का अर्थ 3 से और कोना का मतलब कार्नर या कोना, यानी जिसमें 3 कोना हो या 3 कार्नर हो उसी को हम त्रिकोणा कहा जाता है। वो किसके उदाहरण हैं, द्विगु समास के। यानी पूर्व पद आपका देख रहे हैं इसमें संख्यावाची है और दूसरा पद आप देख रहे हैं तो संज्ञा है। एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा त्रिवेणी, क्योंकि ये प्रयागराज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पास में ये त्रिवेणी संगम है। तो इससे आपका क्या होता है, त्रि का मतलब फिर से वही 3 और वेणी का अर्थ है नदियों का समूह, यानी 3 नदी जहाँ पे हों, 3 नदियों का जो संगम हो उसी को आपको त्रिवेणी कहा जाता है। तो आप अब समास को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, प्रत्येक समास को मैंने एक एक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। एक बार पुनः आपको बता दूं कि द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें पूर्व पद संख्यावाची व उत्तर पद आपका संज्ञा हो। ये द्विगु समास का सबसे बेहतरीन तरीका है पहचानने का, कि आप पूर्व पद को देख लीजिए कि पूर्व पद में उत्तर और दूसरे पद में आपको संज्ञा दिखाई दे रही है या नहीं। तो पूर्व पद में अगर संज्ञा मतलब संख्या दिखे और उत्तर पद में आपको संज्ञा, तो आप तुरंत ही वहाँ पे द्विगु समास पे टिक करें तो आपका बिल्कुल सही कंटेंट होगा। तो दोस्तों आज ये पार्ट 2 जो समास का था मैंने आपको बेहतरीन ढंग से करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और वीडियो में बने करें। थैंक यू सो मच।